हेलो स्टूडेंट्स, ORM 3 में हम लोग SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ORM 3 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 3 पूरी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम है, जिसमें हम SN1 SN2 का कंपैरिजन पढ़ चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि SN1 रिएक्शन किन कंडीशंस में फास्ट होती है, SN2 रिएक्शन किन कंडीशंस में और फास्ट होती है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद में हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट भी कर दिया था और 13 टाइप के एग्जाम्पल हम लोगों को SN1 SN2 रिएक्शंस के लेने थे, डिफरेंट SN रिएक्शंस के लेने थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट चल रहा था जनरल SN रिएक्शंस। ज़्यादातर केस में मैं एल्काइल हैलाइड्स की जनरल रिएक्शंस यहाँ ले रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं 9 एग्जाम्पल इसके ले चुका हूँ, आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहला तो ये ज़रूरी है कि रिवीजन होना चाहिए पिछली क्लासेस का। अब मैं आगे बढ़ूंगा, उन्हीं एग्जाम्पल्स को और आगे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एक कंपाउंड है कुछ इस तरह का, यहां है ब्रोमीन, यहां है CH3, यहां H, यहां भी H, यहां ड्यूटेरियम लगा देता हूं और यहां CH3 कर देता हूं और यहां PH कर देता हूं, फिनाइल। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। H2O प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अल्कोहल तो बनेगा। किस मोड से रिएक्शन होगी, SN1 या SN2, आपको बताना है, प्रोडक्ट बताना है। मैंने यहाँ रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखी है ना, उसका कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताया है कि R है कि S है, तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट का भी स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन बताना जरूरी है, बनाना। अच्छा, मैंने इसकी रिएक्शन इस बार किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अभी मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को केवल KOH के बारे में बताया है, ऐसे सल्फर माइनस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसी KSMe के साथ में। अब ये सल्फर माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया है। अब तुम जानो कि SN1 होगी कि SN2 होगी। या फिर इसकी रिएक्शन में KOH के साथ में करा देता हूँ DMSO की प्रेजेंस में, DMSO की प्रेजेंस में, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों को बताना है। एग्जाम्पल नंबर 11, ये तो आपको करना ही है। ये कंपाउंड है जिसमें इस जगह CH और CH3, यहाँ CHBr, यहाँ मिथाइल और मिथाइल, यहाँ बेंजीन रिंग और इस जगह OCH3 ग्रुप है और इस जगह नाइट्रो ग्रुप है ना। इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने किया है H2O प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इसकी प्रेजेंस में किया है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही बना दीजिएगा। रिएक्शन किसकी है वो आप देख लीजिए। ईथर की रिएक्शन वैसे आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, ईथर की रिएक्शन ये करेगा भी नहीं अभी, है ना। ये इनके प्रोडक्ट्स बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 12, कंपाउंड है, इस बार ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इस कंपाउंड पर मैंने यहाँ Br या आयोडीन रखा है और रिएक्शन है, अब अभी तो मैं वही लूँगा वाटर से रिएक्शन, ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला तुम्हें। क्या प्रोडक्ट बनेगा बता तो चुका हूँ, मेजर कंडीशंस की SN1 कब कब होती है, लेकिन अब नॉर्मल केस। और इसकी रिएक्शन मैंने KOH प्लस DMSO की प्रेजेंस में कर दी है। प्रोडक्ट बनाओ, मेजर प्रोडक्ट की कोशिश करो, क्या बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 13, यहाँ एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इस जगह Br है और इसकी रिएक्शन मैंने किया Ag2O मॉइस्चर्ड, है ना। तो बताना क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसकी रिएक्शन बस इसी से किया, बनाओ, सारे तरीके का कॉन्सेप्ट लेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, ये 4 मेंबर्ड रिंग, इस पर Br ग्रुप अटैच्ड है, इसकी रिएक्शन आपने H2O एसीटोन से करवा दी है। H2O एसीटोन रिएक्शन पहचानो और इसकी रिएक्शन आपने KOH प्लस DMSO से करवा दी है। इस बार DMF लेते हैं,
है ना, डिफरेंट DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोडक्ट्स बना दीजिए, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, SN1 कौन सी है, SN2 कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करना है। बनाओ इसे और प्रोडक्ट बनाओ, फिर मैं एक साथ लेता हूं उन्हें। वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग। अब मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए 10th में आपने सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में रिएक्शन की है, ये सेकेंडरी है और वो भी बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक पर SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, और सेकेंडरी पर भी SN1 SN2 दोनों हो सकती है। और ये कंडीशन तो SN1 की है, SN1 की है। तो अब देखो कायरल कार्बन पर Br है, जब ये Br निकलेगा तो कैटायन बनेगा, वो कैटायन प्लेनर होगा, और इस प्लेनर कैटायन के प्लेन के ऊपर से या प्लेन के नीचे से न्यूक्लियोफाइल H2O आके जुड़ेगा, तो इस कार्बन की दोनों पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट नीचे वाला जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस कार्बन पे रिएक्शन हुई है, तो इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो नीचे वाला कार्बन जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें रिटेंशन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का, और ऊपर वाला कायरल कार्बन है H2O का OH जुड़ने से वापस कायरल बन जाएगा। तो एक तो मैंने रिटेंशन प्रोडक्ट बना दिया इस कायरल कार्बन के लिए, और एक इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दिया। नीचे वाला कायरल कार्बन यथावत वैसा का वैसा रहेगा, और एक OH ये बना दिया है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ। फर्स्ट वाला रिटेंशन प्रोडक्ट हुआ, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ, और ये जो मिक्सचर बना है ये रैसमिक मिक्सचर है ना, या डायस्टीरियोमर्स का मिक्सचर है। बिल्कुल सही, मैं पहचान गया, तुमने भी ये पहचान लिया कि ये डायस्टीरियोमर है। तो ये डायस्टीरियोमर है, एक का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है। अब आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन माइनस भी लेते ना तो SN2 रिएक्शन हो जाती, मतलब KOH और DMSO के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन माइनस से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सल्फर माइनस, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी के मामले में सल्फर माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी अच्छी होती है, तो सल्फर माइनस SN2 रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 रिएक्शन में ये सल्फर बैक साइड से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा इस जगह। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, नीचे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा रहेगा, और ऊपर वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है ना, तो एक चेंज कर दो, और क्या है, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल अपोजिट साइड से ही लगाओ। जैसे एक मिनट समझा देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने Br को हटा दिया और H को इस तरफ लिख दिया और सल्फर को इस तरफ जोड़ दिया, अपोजिट साइड में इन्वर्जन हो गया। तो एक चेंज किया है ना, H को इधर कर दिया, सल्फर को इधर किया। ऐसा का ऐसा आप दूसरा कोई चेंज भी कर सकते हो। ये वाला कंपाउंड ऐसा बना दो तो क्या दिक्कत है कि यहाँ H है, यहाँ ड्यूटेरियम है, और मैंने इस बार क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने Br को हटाया, PH को यहाँ लिख दिया, सल्फर को ऊपर लिख दिया, SMe और PH। ये भी तो एक चेंज ही हुआ, ये दोनों कंपाउंड सेम है, ये दोनों कंपाउंड सेम है, एक चेंज करना है बस, उस कायरल कार्बन पे फिशर फॉर्म बनाना है ना, इस तरीके से। क्लियर है? देखो मैंने इस तरीके से चेंज किया है, और इसमें आप देख लीजिए इवन चेंजेस हुए हैं। इस कार्बन में सल्फर ऊपर कर दो, PH को यहाँ कर दो, चलो ठीक है, दो चेंज करने हैं। सल्फर को ऊपर किया, PH को यहाँ किया, एक चेंज, फिर PH को इस तरफ किया, H को इस तरफ किया, दो चेंज, यही वाला स्ट्रक्चर तो बन गया। तो क्या बना, ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, है ना, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। अब जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग इसके नीचे, ओनली वन प्रोडक्ट कर देता हूँ, ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा, केवल एक बनेगा। सेम SN2 रिएक्शन यहाँ होगी, यहाँ आयोनिक है, आयोनिक SN2 को प्रेफर करता है, यहाँ SN2 हो सकती है। SN2 हालांकि थोड़ी क्राउडिंग बढ़ गई है यहाँ पर, इथाइल और मिथाइल है, फिर भी SN2 हो सकती है, यहाँ सेकेंडरी है ना, और बेंजाइलिक वाले केस में SN2 हो सकती है। तो अब इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दो, केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट। नीचे वाला कायरल कार्बन है जैसा ही रहने दो, और ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है उसमें इन्वर्जन कर दो। तो यहाँ H है, यहाँ PH है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये वाला केस देखो,
SN1 रिएक्शन ही होगी। कैसे पहचान में आया? H2 है सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, सिल्वर की प्रेजेंस में, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी बनेगा, AgBr का पीपीटी बनेगा। इसलिए पीपीटी बनने के कारण ये इजीली कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, और कैटायन इसका असहाय नहीं है, सेकेंडरी है, बन सकता है ना, प्राइमरी की तरह नहीं है, सिंपल प्राइमरी की तरह जो बनता ही ना हो। तो यहाँ ये रिएक्शन हो सकती है। अब कैटायन बन गया, अब कैटायन के पास रीअरेंजमेंट के पूरा मौका है। जैसे ही यहाँ Br निकलेगा, मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, समझ लिया हो। कैटायंस की स्टेबिलिटी अगर रीअरेंजमेंट आपको देखना है तो मैं आप लोगों को सजेशन करता हूं कि GOC2 में मैं GOC2 में मैं कैटायंस एनायन और स्टेबिलिटी के एग्जांपल्स ले चुका हूं। उनमें मैं फ्री रेडिकल्स नहीं, कैटायंस का रीअरेंजमेंट मैंने अलग से पढ़ाया है। अच्छी तरह पढ़ना है आप लोगों को, मैं 2 बार बोल चुका हूं। उनमें मैंने कम से कम भी 20 से 25 एग्जाम्पल्स करवाए हैं। तो वो एग्जाम्पल्स अगर किए होंगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इजीली कर पाओगे। जैसे ही Br यहां से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये H शिफ्ट करके यहां ले आए तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेगा। अगर यहां से मिथाइल शिफ्ट करके यहां ले आओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेगा। तो दोनों तरफ रेजोनेंस है, दोनों तरफ ही टर्शियरी कैटायन बना। लेकिन डिफरेंस देखो यहां पर, यहां तो नाइट्रो ग्रुप बैठा है, नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक मिनट, हाँ तो मैं कह रहा था कि नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जस्ट पास वाली पोजीशन पे कैटायन अनस्टेबल होता है। हालांकि यहाँ इस नाइट्रो के जस्ट पास में कैटायन नहीं बनेगा, है ना। अब देखो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो अलग अलग स्टेप बनाओ, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। पहले तो Br निकला, कैटायन बना, फिर ये H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये थोड़ी सी आवाज रहेगी, 1 मिनट इसे बंद हो जाने दो, ये थोड़ा सा काम चल रहा है पास में। हाँ तो सुनो, मैं कह रहा था कि यहाँ से H शिफ्ट होकर यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह आया। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की पैरा पोजीशन पर है। याद कीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ यहाँ से यहाँ ऑल्टरनेट पोजीशंस पे जंप लगा सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता होगा आप लोगों को। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जगह आएंगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप के पास में कम स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल क्या अनस्टेबल है। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो इससे बेहतर क्या है वो देखते हैं। अगर इसमें ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है तो ये देखो +M ग्रुप है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। लोन पेयर ग्रुप की पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आके बड़ा ही खुश हुआ, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ी, क्योंकि एक जिस पर डेफिशिएंसी हो, जिसके पास कोई कमी हो, अगर उसको वो चीज दे दी जाए तो बड़ा खुश होगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो फिर अच्छा है ना, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर फिर H2O का मॉलिक्यूल आएगा, फिर उसमें से H+ निकलेगा। ये सारा प्रोसेस होगा जो कि आपको लिखना है। आपको तो लिखना है डिटेल में, बट मैं नहीं लिखूंगा, मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो यहाँ था Br, यहाँ था मिथाइल। इसकी स्ट्रक्चर को वापस बनाते हैं। तो ये एक एरोमेटिक रिंग है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो विराजमान है और यहाँ CH और मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव बना, फिर ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ आया, इस जगह H है, सॉरी इस जगह H है, मिथाइल यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना और ये है, फिर इस पॉजिटिव चार्ज पर OH आ गया। ये प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। यहाँ मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ध्यान नहीं दिया है। 2 मिनट रुको, है ना। हाँ मैंने कहा यहाँ मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इसमें अगर स्टीरियो आइसोमर बना, जैसे अगर मान लीजिए इन तीनों कायरल कार्बन का, ये कायरल नहीं है हालांकि ये वाला कार्बन,
इस बार तो मैं बंद करवा के आया हूँ इसे, अब आराम से करेंगे। हाँ तो बस हो गया क्वेश्चन, ये तो समझा ही दिया मैंने। मैं कह रहा था कि ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो फिक्स है, आर या एस कुछ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो यहाँ प्रोडक्ट में इस कायरल कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स ही रहेगा, इस पर तो कोई डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं। यहाँ Br के निकलने के बाद में मिथाइल शिफ्ट हुआ है। मिथाइल जब शिफ्ट होके आया तो ये कार्बन कायरल रहा, इसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। मिथाइल प्लेन के ऊपर से भी आकर अटैक कर सकता है, अपोजिट साइड से भी जुड़ सकता है ना। तो इसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। यहाँ कैटायन बना था प्लेनर कैटायन, और इस कैटायन पर भी OH दोनों साइड से आ सकता है, तो यहाँ के भी दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। ऐसी सिचुएशन में 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। इस कायरल कार्बन की दोनों पॉसिबिलिटीज, इस कायरल कार्बन की भी दोनों पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? इससे मिलता जुलता एक सिंपल एग्जांपल लूंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री बताते हुए। हाँ अभी तो इन पर आते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और लेंगे। 12th एग्जांपल देखो, ये पूरी कंडीशंस SN1 की है, ये वाली कंडीशन SN2 की है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN1 की कंडीशन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब आपको ये याद हो तो मैंने 5 मेंबर रिंग के जस्ट पास वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बताई थी। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है कि ये रिंग 5 मेंबर रिंग टूट कर ये वाला कार्बन यहाँ चिपक जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से, ये कार्बन यहाँ आएगा, पॉजिटिव इस जगह बनेगा। अब ये तो आना चाहिए आपको भाई। फिर इसके बाद एक और H शिफ्ट होगा और H शिफ्ट होने के बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो कितने तरह के कैटायन बने? 3 तरह के कैटायन। जितने तरह के कैटायन बने उतने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं वास्तव में, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। OH यहाँ आएगा मेजर प्रोडक्ट में, लेकिन क्या ये माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता होगा? क्या बनता होगा? ये प्रोडक्ट भी बनता है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, और ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया है सबसे आखिरी में, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है। इसको ऊपर लिख देता हूं, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है इस जगह। समझ गए है ना? और मेजर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन तो ये है। इसमें फर्स्ट स्टेप में रिंग एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद में H शिफ्ट फर्स्ट स्टेप में तो ये Br- बाहर निकला, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, कैटायन बना, रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर H शिफ्ट हुआ, इस जगह से H शिफ्ट होकर यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज टर्शरी पे बन गया, अभी सेकेंडरी पे था, फिर टर्शरी पे बन गया, उसके बाद में OH आके जुड़ गया। मेजर तो यही होगा, जो सबसे स्टेबल कैटायन है उसका प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है। अब अगर आपसे मैं इसके स्टीरियो आइसोमर पूछूं तो भाई ये देखो, एक कायरल कार्बन, इससे कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी। मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे तरह के जो भी बनेंगे प्रोडक्ट, एल्कोहल्स बनेंगे, वो कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके बारे में बात कर रहा हूं। यहां भी ये कायरल कार्बन है, यहां भी ये कायरल कार्बन है, ये दोनों कायरल कार्बन अभी बने, ताजा ताजा, पहले नहीं थे, अभी बने। तो इसकी भी दोनों पॉसिबिलिटी और इसकी भी दोनों पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगे, मतलब 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे 2 की पावर 2। ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये तो मेजर, हालांकि सबसे ज्यादा अमाउंट में तो यही बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट ये रहे, 4 ये रहे, 6 और 7 टाइप के अल्कोहल्स इसमें बनेंगे। ठीक है। मेजर तो जो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा रीअरेंजमेंट के बाद, उसी का प्रोडक्ट जनरली मेजर होता है। नेक्स्ट, इसमें तो SN2 रिएक्शन होगी। क्या SN2 हो सकती है कि यहां पर हो सकती है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो क्या हुआ, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसकी बीटा पोजीशन पे 2 R ग्रुप है, क्राउडिंग बढ़ गई, कोई बात नहीं, 3 तो नहीं है ना, 2 R ग्रुप होते हैं तो SN2 हो जाती है बड़ी मुश्किल से, धीरे धीरे डरते डरते। लेकिन 3 अगर हो, इसकी बीटा पोजीशन पे 3 R ग्रुप हो, तब तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि क्राउडिंग काफी बढ़ने के कारण SN2 नहीं होती है। एग्जाम्पल नंबर 8, 9 आपको बताया था ना, उसमें देखो 8, 9 नहीं था, शायद 6, 7, 8 के आसपास था, देख लीजिएगा। यहां तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, ये OH आकर यहां जुड़ जाएगा। ठीक है। यहां SN1 रिएक्शन होगी, मॉइस्चर वाली कंडीशन आपको बताई थी, SN1 मॉइस्चर वाली कंडीशन बताई थी। AgOH वाटर से रिएक्शन करता है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड वाटर
SN1 रिएक्शन करेंगे। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में यहाँ कैटायन बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग के पास कैटायन बन गया, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये एक रिंग तो 6 मेंबर्ड रिंग है ही, दूसरी रिंग भी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से बन जाएगा, ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और इस जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहीं पर OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब घबराना मत, तुम बोलोगे सर ब्रिज हेड पे कैटायन कैसे बन गया? ऐसे ब्रिज हेड पे कैटायन बन सकता है, स्मॉल रिंग्स में नहीं बनता था। हाँ, इस वाली केस की बात करना, ये SN1 रिएक्शन है, एसीटोन H2O, और ये SN2 रिएक्शन है DMF की प्रेजेंस में। SN2 में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर SN1 है तो SN1 है तो ये कैटायन बनेगा ना RDS में, Br माइनस बाहर निकलेगा, Br माइनस बाहर निकला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था और ये बना कैटायन, ये कैटायन बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट भी बनना चाहिए, ये इंटरमीडिएट। क्या इसके बारे में जानते हो? नहीं जानते हो तो जानना चाहिए आप लोगों को, उठा के देखो GOC2, है ना। कैटायन बना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट पास वाली पोजीशन पे जब पॉजिटिव चार्ज हो तो हाईली स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस के कारण, इस कारण से ये वाला कैटायन बनेगा। तो फिर प्रोडक्ट कौन कौन से बनने चाहिए? तो प्रोडक्ट ये भी बनने चाहिए, है ना, ये वाला, और प्रोडक्ट ये भी बनना चाहिए इस जगह OH वाला भी, है ना। और एक और प्रोडक्ट बनता है, बहुत माइनर सा होता है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, ये प्रोडक्ट भी बनता है। इनका परसेंटेज, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे अच्छे लगने से क्या है, बनता है ऐसा। ये तो बनता है 48% के आसपास, ये बनता है 47% के आसपास। कितना परसेंट बचा? 3 इसका बचा, 2 इसका बचा, तो ये 5% बनेगा, ये 5% इसका बना। आप ऐसा बोल सकते हो मुझ पर, है ना, तुम इल्ज़ाम लगा सकते हो कि सर ये आपने गलत किया है, कि है ना सर ये इस कैटायन और इस कैटायन में तो ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल यही ज़्यादा स्टेबल है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यही ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसका प्रोडक्ट मेजर क्यों नहीं बना? अरे 1-2% से यार तुम इतना क्या परेशान हो रहे हो, 1% ही तो ज़्यादा है ना। देखो सुनो, ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल कैटायन का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तुम भूल जाओ कैटायन, ये कंपाउंड और ये इस कंपाउंड की बात करूं, तो इस कंपाउंड में तो 4 मेंबर्ड रिंग है, इस कंपाउंड में 3 मेंबर्ड रिंग है। कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? ऑब्वियसली 4 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो देख लिया ना यार, मोर स्टेबल कैटायन का प्रोडक्ट है, सॉरी मोर स्टेबल कैटायन का प्रोडक्ट है और ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। इस कारण से इन दोनों में थोड़ा सा लड़ाई चलती रहती है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आता है जो आता है। आपको रट्टा तो नहीं मारना है क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले तो क्या दिक्कत है ना। तो ये वैसे भी ये फैक्ट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह के अगर NCERT के बुक में लिखे हुए हैं तब तो बात अलग है। वैसे इस तरह के फैक्ट जो एक्सपेरिमेंटली जो परसेंटेज निकाले गए हुए हैं, निकाल के फिर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और नॉर्मल अपने सिलेबस की बुक्स में नहीं है, वो फैक्ट IIT मेन या एडवांस जनरली नहीं पूछता। एडवांस अगर ये पूछेगा तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक वाली चीज़ पूछेगा। ये तो फैक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि ये भी चीज़ है वैसे इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एडवांस का कॉन्सेप्ट ये होता है, एडवांस आप लोगों के ब्रेन को जज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को, जो पढ़ा हुई चीज़ है, उसी को किस तरीके से घुमा के सोच सकते हैं। तो इसके लिए तो ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं जो हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनता है? तो मैंने आपको बताया था, इसमें डांसिंग रेजोनेंस का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो। इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये थोड़ा कार्बन कम कर दिए मैंने, अभी सही करता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट याद करो, डांसिंग रेजोनेंस, ये वाला बॉन्ड टूट गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ बना, है ना, और ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग OH जुड़ना चाहिए। एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, कार्बन कम कर दिया मैंने,
तो कुछ कार्बन ऐसा होगा, डबल बॉन्ड फिर 2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर 2 सिंगल बॉन्ड के बाद में OH है, 1 2 3 4, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, कॉपी करो चलो इसको। थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे लिख दिए हैं, लेकिन ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इन्हें देखो। और एग्जाम्पल करता हूं, लिखिए इसे तो, और आगे का एग्जाम्पल करते हैं। हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 14 तक शायद ले लिया था, जो भी नंबर का हो, मैं तो 15 लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बताया था और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेना है मुझे। ये देखो कि यहाँ pH है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, और इस जगह H Br और मिथाइल है ना। ये वाला कंपाउंड है, ये 3O एरिथ्रो जो भी है ना, कंपाउंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, और वर्टिकल लाइन पर pH है, मिथाइल है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने फिक्स करके दे रखा है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। इस जगह जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसके 4 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, 2 कायरल कार्बन की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो इसके मैंने एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। और इसमें SN1 रिएक्शन करवा दी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस H2O। अभी सिंपल समझ लो आप, तो SN1 रिएक्शन करवा दी। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट से पहले वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट के बाद में। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है, अच्छी बात है, सेकेंडरी में Br निकलेगा, कैटायन बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगा, H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, H नहीं करता, ड्यूटीरियम कर देता हूँ इस जगह। हाँ, ये Br निकलेगा, कैटायन बनेगा, तो H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर बनेगा, फिर वहाँ OH आएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कितने प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, Br निकला, तो Br के निकलने से RDS है, ये जो नीचे वाला कायरल कार्बन है वो तो हो गया प्लेनर हो गया, तो D यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे बना देता हूँ शॉर्ट में, और यहाँ मिथाइल, ये प्लेनर हो गया sp2 स्टेट में। अब यहाँ से H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, जब H यहाँ से यहाँ आएगा इस प्लेनर कैटायन पर, तो क्या गारंटी है प्लेन के ऊपर से आएगा कि प्लेन के नीचे से आएगा? यहाँ D है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये H यहाँ से यहाँ आते ही वापस ये कार्बन कायरल होने वाला है, तो उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी, है ना। यहाँ इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी, H शिफ्ट के बाद में ये कार्बन हो गया प्लेनर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इस जगह CH D और Me, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इस कायरल कार्बन की दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं लिखूंगा नहीं इतनी सारी 4 पॉसिबिलिटीज, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, R कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा, S कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा। अब यहाँ पर आएगा OH, प्लेन के ऊपर से भी आएगा, प्लेन के नीचे से भी आएगा, फिर 2 ही पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से मैं कह रहा था आप लोगों को कि 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इस केस में यहाँ COH, pH है, मिथाइल है एंड OH है, कोई फिशर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, CH है, D है और मिथाइल है, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी RS, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी RS, टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ गए? 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, इस तरीके से होता है। और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये कंपाउंड लीजिए, कुछ केसेस मैंने बताए हैं, कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं, उनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करना है। इस एग्जाम्पल में यहाँ तो Br विराजमान है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ Cl है ना, और यहाँ फ्लोरीन है। इसकी रिएक्शन मैंने H2O से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2O एसीटोन। SN1 रिएक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ये 17th एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में यहाँ है आयोडीन और इस जगह है ब्रोमीन, और
यहाँ है क्लोरीन और यहाँ ले लेते हैं इस जगह भी क्लोरीन। यहाँ इसकी रिएक्शन मैंने H2O एसीटोन से करवा दिया। थोड़ा लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चन करो इसको फटाफट दोनों क्वेश्चंस को। ये भी SN1 ही है, SN1 में कैटायन बनता है, अच्छी तरह आप लोगों को पता है। यहाँ क्लोरीन तो ले लिया, फ्लोरीन चलो एक ही एग्जाम्पल आ चुका है। बनाओ इसे, और सोचता हूँ मैं, और बनाते हैं। ये तो अभी जनरल रिएक्शन ही चल रही है। एग्जाम्पल नंबर 18। ये कंपाउंड है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है। इस कंपाउंड पे 1 मोल, इसका भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, या 1 इक्विवेलेंट कर दो और NaSMe डाल दिया, है ना, ये डाल दिया। SN1 होगी कि SN2 होगी और कहाँ होगी आपको बताना है, कहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। एग्जाम्पल नंबर 15 ये हो गया, 15 तो हो चुका था पहले, 17, 18, ये 19। और एक कंपाउंड है, ये कीटोन है, इस जगह Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक Br जुड़ा हुआ है और इसमें भी 1 मोल ऑफ, इसका भी 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है। इसकी रिएक्शन सल्फर और Me से करवा दी। ये माइनस प्लस है, SN1 है कि SN2 है पहचानना है और प्रोडक्ट बनाना है। आपको केवल टाइम दिया जाता है आधा मिनट, इसके लिए आधा मिनट, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा फास्ट करें। मैं एक चक्कर और लगाऊंगा, बस मेरे 2 मिनट हो जाएंगे। चलो मेरे 2 मिनट हो चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर चुके होंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिज हेड पर SN1 रिएक्शन की कंडीशन है, SN1 रिएक्शन हो नहीं सकती है ब्रिज हेड पर। वैसे तो SN2 भी नहीं हो सकती है, हटाओ, Br को कुछ नहीं निकाल सकता कोई भी। यहाँ डबल बॉन्ड पर आयोडीन विराजमान है, डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना अटैक कर सकता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पर नहीं होगी। एक तो ये सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। फ्लोरीन SN1 SN2 देता ही नहीं है और वैसे भी प्राइमरी में बैठा है, कैसे देगा? ठीक है, तो केवल और केवल क्लोरीन दे सकता है, वो भी सेकेंडरी पोजीशन पर है, इसलिए दे सकता है। और आपने जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अब दिमाग में सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है, कि Br को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, ये आपने सोच ही लिया होगा। डबल बॉन्ड पर अगर ग्रुप हो तो SN1 SN2 होती नहीं है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फ्लोरीन SN1 SN2 करता नहीं था, ये भी आपके बारे में इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताया जा चुका था, क्योंकि फ्लोरीन बहुत बैड लिविंग ग्रुप है, अच्छा नहीं है, SN1 करता नहीं है। और आपने क्या किया है मुझे बताता हूँ, आपने यहाँ OH लगाया, ये बहुत गलत किया तुमने, यहाँ OH आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये Cl निकलेगा तो कैटायन बनेगा और कैटायन में रीअरेंजमेंट होकर टर्शरी बनेगा और टर्शरी पे फिर OH आ जाएगा, ये SN1 की रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। इस केस में Br नहीं निकलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर सकता। यहाँ रिएक्शन हो सकती है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। याद करो, अगर यहाँ से Br माइनस बाहर निकल के पॉजिटिव चार्ज बना इस जगह, तो आप इस रिंग की दशा देखो, इस रिंग की दशा कुछ ऐसी है ना, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, काहे को बनेगी भाई? अनस्टेबल स्पीशीज। तो यहाँ ये Br भी नहीं निकलेगा। इस Cl को तो निकलने में क्या दिक्कत है, Cl निकल जाए, और यहाँ प्राइमरी है और बेंजाइलिक है, बेंजीन के पास कैटायन स्टेबल होता है। वैसे तो प्राइमरी, जैसे ये वाला प्राइमरी है, ये प्राइमरी रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी तब दे सकता है, सिंपल प्राइमरी नहीं दे सकता। आपको बताया था कि जैसे ये सिंपल प्राइमरी है, रिएक्शन नहीं देगा, SN1 रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन इसी बीटा पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, अच्छा खासा हो जाएगा।
हालांकि रिएजमेंट तो यहाँ भी हो सकता था, प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता था, लेकिन प्राइमरी, सिंपल प्राइमरी में SN1 रिएक्शन नहीं होती है। बीटा पे क्राउडिंग हो तो SN1 रिएक्शन हो सकती है। तो ये बड़ा ही मुश्किल है इसके साथ। तो हीट वीट करो तब तो कर ले, तो बात अलग है। नॉर्मल केस में तो ये रिएक्शन नहीं होगी, केवल इस जगह होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का। यहाँ डबल बॉन्ड, आयोडीन को छोड़ दो, Br को छोड़ दो, इस क्लोरीन को छोड़ दो, यहां क्लोरीन की जगह OH लगा दो, कोई रिएरेंजमेंट इसमें हो नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट ये एग्जांपल लीजिए 18th, सल्फर माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करता है और SN2 रिएक्शन प्राइमरी पे अच्छी होगी। 1 मोल डाला है, कंजूस हो, है ना, 1 मोल डाला है, एक्सिस में डालते तो दोनों जगह रिएक्शन हो जाती है, लेकिन प्राइमरी पे अब इसको चूज करना पड़ेगा कि किस जगह रिएक्शन करें। तो प्राइमरी पे रिएक्शन अच्छी होती है क्योंकि वहां क्राउडिंग कम है। SN2 रिएक्शन क्राउडिंग को हिसाब से डरती है, क्राउडिंग जहां भीड़ भाड़ हो वहां जाना पसंद नहीं करती है ना। कोरोना काल है वैसे ही, तो भीड़ भाड़ से दूर रहो तुम भी। हाँ, मैं बात कर रहा था सल्फर माइनस यहाँ अटैक करेगा लेस क्राउडेड प्राइमरी वाली पोजीशन पे। सेकेंडरी कंपैरेटिवली मुश्किल है उसके लिए, तो यहाँ अटैक करेगा सल्फर माइनस, यहाँ आएगा, Cl को निकाल देगा। ये 5 मेंबर ऐसे चेन बना देता हूँ, यहाँ Cl छोड़ दो, यहाँ सल्फर रहने दो, एक्सेस में डालते तो वहां भी SN2 हो जाती। इस केस में SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ Br है, बहुत अच्छी बात है, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ Cl है, बेकार है। लेकिन आप ये तो सोचो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, महान इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में अगर लिविंग ग्रुप अटैच्ड हो तो वहां पॉजिटिव चार्ज अच्छी खासी अमाउंट में बन जाता है और रिएक्शन यहां होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर मैं लिविंग ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को? भाई दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप Cl बहुत बेकार तो नहीं है, तो आयोडी इसमें कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिएक्शन तो यहीं होनी चाहिए। यहाँ रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ इतना नहीं होगा, यहाँ ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा। लिविंग ग्रुप भी बेकार नहीं है, तो यहाँ रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। Br तो छोड़ दो, और कीटोन है, कितने कार्बन कर दिए मैंने, और यहाँ सल्फर और He आएगा। ठीक है, तो यहां तक लिखो। और एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल नंबर 20। उसमें एक मिथाइल प्राइमरी लूंगा, उस प्राइमरी पे जितनी भी SN2 हो सकती है उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज हम लोग लेंगे। यहां तक कंप्लीट कीजिए आप लोग। अब एग्जांपल नंबर 20 लीजिए, और इसमें मैंने लिया है CH3Br, इसे छोड़ रखा था इतनी देर से, ये प्राइमरी है। अब मैं प्राइमरी है तो SN2 ही देगा, मतलब मैं SN1 और SN2 के एग्जांपल दे रहा हूँ, SN2 ही देगा, प्राइमरी SN1 देता नहीं है। अच्छा, अब मैं जितने तरह के न्यूक्लियोफाइल्स आ सकते हैं उन सभी को लेने की कोशिश करूँगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे इसमें। इस 20 के अंदर भी 20 टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, डिफरेंट रिएजेंट्स ले रहा हूँ, है ना। प्राइमरी है, प्राइमरी सेल्फ आयनाइजेशन नहीं करता है, कैटायन नहीं बनाएगा, बताया था मैंने आपको। मिथाइल तो SN1 करेगा ही नहीं, मरे ही नहीं करे, वो भूल के भी नहीं करेगा। तो H2O डाल दिया आपने, H2O कहता है मैं SN1 कराने वाला हूं, लेकिन क्या ये SN1 कर लेगा क्या? H2O के साथ साथ तुम चाहे एसीटोन डाल दो, चाहे सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ रिएक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि ये SN1 ही करा सकता है और ये SN1 कर नहीं सकता है। दूसरा, अगर मैं इसमें इथाइल अल्कोहल डाल दूं और सोचो कि चलो सेकेंडरी कर लेता है, टर्शरी कर लेता है, ये भी कर ले, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है, श्योरली मैं बता सकता हूँ, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता ही है। लेकिन अब मैंने जब बोल दिया ना तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तो तुम अब बैठ जाओगे, हाँ यार कंफ्यूजन हो रहा है, अभी तक तो फील ही नहीं हो रहा था कंफ्यूजन का, है ना। तो वो फील तब होता है जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो, तो कंफ्यूजन तो होगा, मैं पहले ही सावधान करता हूँ। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करोगे, तुमको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएं, तुम उसको सिंक्रोनाइज करोगे। इथाइल अल्कोहल को प्राइमरी में क्या किया, इथाइल अल्कोहल ने सेकेंडरी में क्या किया, टर्शरी में क्या किया, ठीक है। ऐसे ही KOH में इसकी एक चार्ट बना के भी बताऊंगा उसका कंफ्यूजन। ये पिक्चर ऐसी है कि पिक्चर के एंड में समझ में आती है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। तो यहाँ भी
SN1 SN2 रिएक्शंस आप लोग काफ़ी कुछ जब पढ़ लोगे ना तब स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगी आपको कि आप जब रिवीजन करोगे वापस, एक बार वापस देखोगे इस फिल्म को, तब समझ में आने लगेगी कि अच्छा ये रीज़न था। तो ऐसे आपको रिवीजन करने का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक में तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल ने भी रिएक्शन से मना कर दिया, लेकिन अगर आप इसमें KOH डाल दो, KOH डाल दिया, चाहे वाटर में ही क्यों ना डाल दिया, तब भी SN2 रिएक्शन हो जाती है और OH आके Br को रिप्लेस कर लेता है। अब ये SN2 क्यों हुई? क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। अब तुम बोलोगे सर वाटर भी तो है, वाटर तो SN1 ही करवाएगा, तो SN2 से मना थोड़ी ना कर देगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो जाके अटैक करेगा, Br को निकालेगा। अब सुनो, KOH वाटर के साथ में रिएक्शन, KOH और वाटर का जो केस था वो टर्शरी के साथ SN1 कर रहा था, सेकेंडरी के साथ वो SN2 ज्यादा कर रहा था लेकिन फिर भी SN1 कर रहा था, और प्राइमरी के साथ इसने केवल SN2 रिएक्शन की है। इसको भी थोड़ा पहचान लेना। हाँ, KOH को DMSO में डाल दो, KOH प्लस DMSO या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसमें तो उल्टा ज्यादा अच्छी SN2 होगी तो सही, ऊपर वाली रिएक्शन से भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी SN2। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड OH। और लेते हैं रिएजेंट, यहां तक लिखो। नेक्स्ट फिफ्थ है कि इसमें रिएक्शन किया मैंने इथेनॉल से तो रिएक्शन किया नहीं था, बट अगर मैं इसमें इथॉक्साइड यूज करूं, सोडियम इथॉक्साइड, तो उस केस में ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन कर देगा और SN2 में ETO माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, जाके Br को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3OC2H5 मींस ET। इस तरह का ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 में अगर मैंने यहां रिएक्शन किया फिनॉक्साइड की, सोडियम फिनॉक्साइड यूज किया है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फिनॉक्साइड। हालांकि ऑक्सीजन यहां एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट फिर भी है तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन कर सकता है ना। तो ये SN2 रिएक्शन होगी, O माइनस रिएक्शन करेगा इससे, इसके रेस्पेक्ट में ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी ये रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3OPH। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इथॉक्साइड को और फिनॉक्साइड को एक साथ मिला दिया, मिक्सचर के फॉर्म में डाल दिया, तो कौन रिएक्शन करेगा भाई? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की वीकर न्यूक्लियोफाइल? तो बिल्कुल सिंपल है, जब तक ये बैठा है तब तक तो इसका नंबर नहीं आने देगा, क्योंकि मैंने कहा कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ETO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी PHO माइनस से ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों? क्योंकि यहां का O माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर डोनर एटम सेम हो तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। मैंने कहा जब तक ये जिंदा है, जब तक ये बचा हुआ है, तब तक तो यही रिएक्शन करता रहेगा इस पर SN2, और प्रोडक्ट बनेगा CH3OET। ET मतलब इथाइल, फिनॉक्साइड नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? मान लीजिए आपने इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया, तो इसका 1 मोल जाके रिएक्शन करेगा और ये तो खत्म हो चुका होगा उस केस में, तो ये किससे रिएक्शन करेगा? तो ये अनरिएक्टेड अमाउंट में बचा रह जाएगा। लेकिन SN2 में होता है ऐसा, SN1 में नहीं होता। एक मिनट साइड में लिख देता हूं, जैसे ये वाला कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड, टर्शरी है ना, इसे एग्जाम्पल नंबर 1 में डाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 में यही लिया था, शायद ब्रोमाइड लिया था मैंने, यहाँ ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ भी SN1 हुई थी, इथाइल अल्कोहल के साथ भी SN1 हुई थी। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड में इथाइल अल्कोहल के साथ वाटर डाल दूं, ये लिखा नहीं था शायद मैंने, ये मिक्सचर डाल दिया, तो कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा कि इथाइल अल्कोहल अटैक करेगा? भाई दोनों अटैक करेंगे। जो ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट में जुड़ जाएगा, जो कम होगा वो कम होगा। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो RDS है, RDS में तो ये कैटायन बनेगा ना,
ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये है। उसके बाद तो जैसा न्यूक्लियोफाइल आएगा, सबके सब वीकर न्यूक्लियोफाइल है, आरडीएस में तो पार्टिसिपेट करते भी नहीं है, तो ये भी जाके जुड़ सकता है, ये भी जाके जुड़ सकता है। जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो ज्यादा आसानी से जुड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अटैक करने की। तो जनरली तो वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ SN1 रिएक्शन में तो अगर आपने सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज किया है तो उस केस में दोनों ही सॉल्वेंट के प्रोडक्ट बनते हैं और इनका मिक्सचर बनेगा, प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा। बट SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट है ना, और इसमें जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वही प्रोडक्ट बनाता है। ये एग्जांपल नंबर 1 था ना लास्ट वीडियो लेक्चर में जो पिछली क्लास में बनाया था, उसमें ये एक एग्जांपल और ऐड कर लो इन दोनों के मिक्सचर का, है ना। तो मिटा देता हूं उसे, तो ये लिखो, अभी 7 नहीं है, अभी तो बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, ये हटाओ, ये मिटा देता हूं। तुमने लिख लिया होगा, तुम्हें लिख लेना चाहिए था। हाँ, तो ये वाली चीज हो गई। अब इसी रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। ये रिएक्शन नंबर 7 तक है और इसी को आगे बढ़ते जाओ, और ये 8th है, रिएक्टेंट वही है मिथाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन कर रहा हूँ। अब सुनना, इथाइल अल्कोहल में रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन मैंने इथाइल अल्कोहल में कोई बेस डाल दिया। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, एसिड बेस रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। करूं तो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन उसके बाद में होगी, और फिर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन बाद में होगी। जो फिजिबिलिटी है वो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है। तो यहां अगर आपने बेस डाल दिया तो अब ये SN2 रिएक्शन कर लेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा जिसमें इथाइल अल्कोहल इथॉक्साइड में कन्वर्ट होने लगेगा, वो ज्यादा अमाउंट में होगा। कहने का मतलब ये था, इथाइल अल्कोहल का जो आयोनाइजेशन है वो नॉर्मल केस में तो नॉर्मल चल ही रहा था, बहुत कम था, लेकिन बेस वाले केस में जो H+ इसमें से टूटता है वो H+ बेस बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा और इथॉक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। इथॉक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आपने इसमें कोई बेस डाल दिया है तो वो बेस इस पोजीशन का H+ निकाल ले जाएगा, इनडायरेक्टली बात यही है। और जब H+ निकाल ले जाएगा तो इथॉक्साइड मतलब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जाके रिएक्शन करेगा ये, और SN2 रिएक्शन नहीं करेगा और CH3 का Br हटा देगा, OET आ जाएगा। समझ गए? अगर ऐसी ही रिएक्शन में करा दूं जैसे कि मैंने इसमें ETOH में मैंने NaOH डाल दिया, NaOH क्या, सोडियम मेटल डाल दिया। अब सोडियम मेटल ये एक मिक्सचर है पहले से, ये मिक्सचर आपने इथाइल अल्कोहल और सोडियम का मिक्सचर डाल दिया, तो इन दोनों की रिएक्शन से इथॉक्साइड बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, याद करो, है ना। अब ये SN2 रिएक्शन करेगा और इसमें कन्वर्जन कर देगा। रिएक्शन नंबर 10 देखो, अगर फिनॉल की रिएक्शन कराओगे ना, केवल फिनॉल, जैसे अल्कोहल बेकार, मतलब बेकार तो नहीं बोलना चाहिए, अल्कोहल है ना बेकार है, हाँ बेकार भी है, इथाइल अल्कोहल बेकार, हाँ इथाइल अल्कोहल अगर आपने यूज किया तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन नहीं कर सकता। ऐसे ही मिथाइल अल्कोहल, ये सॉरी फिनॉल यूज कर लें, कोई रिएक्शन नहीं करने वाला उसके ऊपर, है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप अगर फिनॉल में NaOH डाल देते हो, NaOH डाल देते हो, NaOH नहीं डालूंगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। NaOH की सोडियम डाल दिया तो सोडियम तो ऑक्सीजन के H से रिएक्शन करेगा ना, और इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, उसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ CH3OPH एनीसॉल बन जाएगा। एनीसॉल कहते हैं इसका कॉमन नेम, क्लियर है। मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन भी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? NaOH में क्यों नहीं ले रहा था? मैं घबरा रहा था NaOH से। क्यों घबरा रहा था बताऊंगा, सुनो। जैसे मान लीजिए मैंने NaOH डाल दिया, है ना, NaOH डाल दिया या इथॉक्साइड डाल दिया, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सोडियम इथॉक्साइड डाल दिया, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है।
इन दोनों ने पहले एसिड बेस रिएक्शन की, इन दोनों ने, इसको मैं अलग से डिटेल में भी बताऊंगा, अभी तो शॉर्ट में चलने दो। इन दोनों ने एसिड बेस रिएक्शन की, इस इथॉक्साइड ने इस H को एब्जॉर्ब किया और बन गया फिनॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल। ये एसिड बेस रिएक्शन हुई। इसके एक मोल ने इसके एक मोल से रिएक्शन किया और ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ भी तो 1 मोल था, इसका 1 मोल ने 1 मोल से रिएक्शन की, 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, ये रिएक्टेंट खत्म हो गए। इथॉक्साइड तो बचा ही नहीं, बचा कौन? केवल फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो जाके रिएक्शन कर ली और ये वाला कंपाउंड बन गया। लेकिन इसी रिएक्शन में इथॉक्साइड एक्सिस में ले लिया गया होता तो क्या होता? अगर एक्सिस में ले लिया गया होता तो इथॉक्साइड पहले फिनॉल से रिएक्शन तो करता, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो करनी है ना, पहले रिएक्शन तो एसिड बेस रिएक्शन करनी है। तो इथॉक्साइड ने इससे रिएक्शन किया, फिनॉक्साइड बनाया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, इस माइनस ने H प्लस एब्जॉर्ब किया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, इथाइल अल्कोहल भी बना। लेकिन अभी इथॉक्साइड खत्म नहीं हो गया, क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट में ले लिया था, उसे एक्सेस में लिया हुआ है। तो अब ये वाली सिचुएशन आ गई, उस सॉल्यूशन में इथॉक्साइड भी मौजूद है और फिनॉक्साइड भी मौजूद है। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपना खेल कर जाएगा। तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? इथॉक्साइड। तो ये SN2 रिएक्शन कर जाएगा, इसको आने नहीं देगा। और ये तो एक्सेस में लिया है तो खत्म ही नहीं हुआ। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा OET। ये सभी रिएक्शन ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन हुई ना, यहाँ से यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 5 से और यहाँ तक जो रिएक्शंस हो रही हैं जिनमें ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसको हम लोग अलग से भी लेंगे। यहाँ तो बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, अलग से भी पॉइंट डाल के हम लोग लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए इसे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। इतनी नहीं है, रिएक्शंस तो और भी हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं उन सभी न्यूक्लियोफाइल से तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूं कि कौन कौन SN2 रिएक्शन कर सकता है। कर लो जल्दी से, मैं इसे मिटा देता हूं। 1 2 एंड 3, बस। नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल नंबर 20 में 14th रिएक्शन लेता हूं, है ना। 14th में अगर आपने सोडियम SH से रिएक्शन कराई, SH समझते हो ना, यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करेगा, सल्फर माइनस अटैक करेगा, CH3SH, ये अल्कोहल बन गया, थायो अल्कोहल, लिख लो थायो अल्कोहल। लेकिन अगर आपने रिएक्शन किया है इससे, सोडियम सल्फाइड से, तो देखो इसकी वैलेंसी 2 है ना, -2 है। एक बार सल्फर से रिएक्शन किया इसने, मतलब इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा, सल्फर माइनस ने यहाँ रिएक्शन किया, Br को निकाल दिया, सल्फर माइनस ने Br को निकाल दिया, ये रिएक्शन हुई सोडियम के साथ में। फिर अगर ये एक्सेस अमाउंट में है, ये अगर 1 मोल था और ये भी 1 मोल था, तो ये बनकर रुक जाएगी रिएक्शन। और ये मिथाइल अल्कोहल एक्सेस में है, तो ये बचा हुआ जो ग्रुप है, ये बचे हुए मिथाइल ग्रुप से भी रिएक्शन करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड से भी, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया? थायो ईथर। ये भी SN2 रिएक्शन ही। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ अगर कोई R ग्रुप हो, मिथाइल सल्फर। अच्छा एक और सुनो, अब अच्छी सी बात सुनो, जिनमें एसिडिक H है उनकी रिएक्शन आपने सोडियम से करा दिए, जो मतलब पहले वीकर न्यूक्लियोफाइल थे, उसको इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो भी रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे सल्फर SH है, रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो पहले तो सोडियम के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी। आपको बताया था मैंने कौन कौन से H एसिड बेस करते हैं, ऑक्सीजन का H हो या नाइट्रोजन का बॉन्डेड H हो या सल्फर से बॉन्डेड H हो या sp कार्बन से बॉन्डेड H हो
या फिर हाइड्रोजन से बॉन्डेड H हो या कुछ और भी बताए थे, इन सभी H की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ होगी तो सोडियम मेटल इन हाइड्रोजन्स को H2 के फॉर्म में रिलीज करेगा, यहाँ O माइनस N माइनस सल्फर माइनस कार्बन माइनस बना देगा, हाइड्रोजन माइनस इस तरह से बना देगा। वही रिएक्शन यहाँ है, सोडियम ने रिएक्शन किया इससे, सल्फर माइनस बना, सल्फर माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यही कंपाउंड बन गया जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, इसमें MES माइनस बना, रिएक्शन तो SN2 है, पहले एसिड बेस रिएक्शन है, उसके बाद SN2 रिएक्शन है। हो सकता है आपको सोडियम एजाइड के फॉर्म में दे दें, N3 एजाइड है, SN2 करेगा, N3 माइनस है, ये Na प्लस है, एजाइड जाके रिएक्शन करेगा और ये एजाइड N3 इस तरह से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सोडियम साइनाइड के साथ या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे, साइनाइड SN2 रिएक्शन करेगा। अब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल सब रिएक्शन करते हैं, CN आ जाएगा, है ना, KCN डालोगे तब भी रिएक्शन होगी। और कौन से न्यूक्लियोफाइल ले, और न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, अच्छा कार्बन माइनस भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, नाइट्रोजन भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये लो। हालांकि ये एलिमिनेशन के चक्करों में पड़ा रहता है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण, फिर भी अभी तो एलिमिनेशन कर नहीं सकता, वो मैं अलग से बताऊंगा। नाइट्रोजन यहाँ रिएक्शन करेगा, इसको हटा देगा, CH3NH2 बन सकता है, कोई गलत नहीं है इसमें। इसमें अगर आपने रिएक्शन किया, अच्छा कार्बन माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो कार्बन माइनस से रिएक्शन करवाते हैं इस बार, तो इसकी रिएक्शन कार्बन माइनस से कराएं तो CH3Na से रिएक्शन करा दिया, या फिर CH3Li से रिएक्शन करा दिया। कुल मिला के है तो माइनस ही ना, ये माइनस, कार्बन माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा बेस भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या ये न्यूक्लियोफाइल इससे जाके रिएक्शन करेगा, इसको हटा देगा, तो क्या बना, CH3 बन जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी में चलने दीजिए 21, एग्जाम्पल नंबर 20 के में भी 21 आ गया। गिगनार एजेंट को आप जानते हो, RMgX, R कौन कौन हो सकता है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, SN2 करता ही है, तो यहाँ ये R माइनस गिगनार एजेंट का अटैक करेगा इस जगह एल्काइल हैलाइड पर, इस Br को निकाल देगा और क्या बनेगा, R और CH3 बनेगा, और मैग्नीशियम के साथ जो भी हैलोजन है और साथ में ब्रोमीन इस तरह से आ जाएगा। ये होगा, है ना। एक आपको गिलमांस रिएजेंट बताया था, R2CuLi, गिलमांस रिएजेंट, ये भी, इसमें भी R माइनस ग्रुप है, ये R माइनस ग्रुप भी जाके रिएक्शन करे और SN2 रिएक्शन कर लेता है, CH3 और R और प्रोडक्ट बनेंगे। इस रिएक्शन से जो एल्केन बना, इस रिएक्शन का नेम है कोरे-हाउस सिंथेसिस, कोरे-हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन। ये एल्केन का कोरे-हाउस सिंथेसिस है। RC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, है तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम के साथ बॉन्डेड है तो कार्बन माइनस रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करेगा, ये C माइनस ने अटैक किया, इस Br को हटा देगा, तो ये बना RC ट्रिपल बॉन्ड और CH3, एल्काइन बना। हो सकता है इसे इस तरीके से दिया जाए कि ये एल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ H है, sp कार्बन से बॉन्डेड H है, इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दिया, तो सोडियम के साथ में sp कार्बन का H थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, आपको बताया था मैंने, तो एसिडिक H होगा तो पहले सोडियम से एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम इस जगह आकर C माइनस Na बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और ये जाकर रिएक्शन करेगा, कहाँ रिएक्शन करेगा, वहीं मिथाइल पर, और RC ट्रिपल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। इस तरह से छोटे एल्काइन से आप कोई भी बड़ा एल्काइन बना जा सकता है। ठीक है, ये भी SN2 की कैटेगरी है, पहले एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद में SN2 रिएक्शन है। और भी लें, इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा देता हूँ, ये लो, पहले ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दी, तो यहाँ का H एसिडिक है कि नहीं,
थोड़ा बहुत तो एसिडिक है। जब H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक बन जाता है। अब कार्बन माइनस बनेगा, स्टेबलाइज कार्बन माइनस है, फिर भी SN2 तो करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो यहाँ से रिएक्शन होगी, C माइनस बनेगा और ये C माइनस जाकर उस मिथाइल पर अटैक करेगा जो Br से जुड़ा हुआ है। एसिड बेस SN2 रिएक्शन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन है, फिर SN2 रिएक्शन है। ये देखो AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दोनों तरफ साइनाइड ग्रुप लगे हैं। ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसमें डाल दिया बेस NaOH डाल दिया मान लीजिए, है ना। तो यहाँ का कार्बन का H एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप जुड़े होते हैं तो बीच वाला H एसिडिक हो जाता है, जिसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। अगर इसमें से H प्लस निकला तो C- दोनों साइनाइड के साथ रेजोनेंस के करके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसमें आपने इसकी NaOH से रिएक्शन की, C- बना, इस C- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने इस मिथाइल पर अटैक किया, Br को निकाल दिया, ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो इसको लॉजिकल ढंग से करोगे तो चल जाएगा, अब ऐसे रटते रहोगे ना तो बैठेगी नहीं बात। चलो लिखो इसको, और एग्जांपल्स करवाऊंगा। लिखिए, मिटा दूंगा अब इसमें। मिटा देता हूं। नेक्स्ट है 27th आएगा। इसकी रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की गई, याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता था। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करता था, बट टर्शरी को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता था। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें जो H- है ना वो न्यूक्लियोफाइल ही तो है, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा CH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड हालांकि रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो H- है वो SN1 रिएक्शन करके रिएक्शन करता है, जबकि ये तो SN2 रिएक्शन होती है। हाँ, अगर इसकी रिएक्शन आपने R3P- से कर दी, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन से कर दी, या ट्राई एल्काइल फॉस्फीन से कर दी, तो भी SN2 रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस न्यूट्रल होते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने आपको SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल्स वाला पॉइंट बताया था तो उसमें बताया था कि फॉस्फोरस न्यूट्रल हो या अमोनिया हो, दोनों के दोनों न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, बट इस लायक तो हैं कि वो SN2 रिएक्शन कर सकें। तो यहाँ भी ये SN2 रिएक्शन करता है और फॉस्फोरस फॉस्फोरस यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा, तो 3 R ग्रुप तो इस पर जुड़े हुए ही हैं फॉस्फोरस से। एक CH3 और जुड़ा, 4 बॉन्ड हो गए, पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ Br पे नेगेटिव, इस तरह का एक सॉल्ट बना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने अमोनिया से भी रिएक्शन करा दी, अब ये तो अमोनोलाइसिस पॉइंट आने ही वाला है, सेकंड पॉइंट, तो अमोनिया से भी रिएक्शन करा दी तो ये नाइट्रोजन जाकर यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। CH3 पर कौन आ गया? अमोनिया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये Br- बना, ये SN2 रिएक्शन ही है। उसके बाद में यहाँ से एक H और Br निकलता है, उसके बारे में बाद में करेंगे, है ना। ये सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन बनती है। इसमें और भी हो सकती है रिएक्शन, बस बहुत है। तो जनरल एसन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में तो काफ़ी पॉइंट मैंने ले लिए हैं, तो ये सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं जनरल रिएक्शंस के। इसके बाद मैं लूँगा SN1 SN2 में अमोनोलाइसिस के एग्जांपल्स लूँगा, एल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस रिएक्शंस। ओके।